हेलो, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। देखो, हमने चैप्टर 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स कंप्लीट किए। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही काम का है। अब ये जो चैप्टर है उसके लिए आपको कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि चैप्टर 1 से आपको पता होना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे चार्ज स्टेशनरी है। चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या समझा, तो कि चैप्टर 1 के अंदर हमने समझा अगर चार्ज स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, वो चार्ज कहीं पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसी तरह से यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम टू सेम यू कैन अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल आता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ पे भी डायपोल आएगा। मैग्नेट के अंदर भी डायपोल होता है, दैट्स अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन आपको याद हो तो डायपोल का डायरेक्शन हुआ करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी डायरेक्शन आता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल जैसा, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल के जैसा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसको इसके साथ कंपेयर करो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ओके। पर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, उसका रीजन क्या है वो पता चलेगा। तो चैप्टर 4 को समझने के लिए चैप्टर 1 से काफी सारे पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। एज वेल जो चैप्टर 2 है, जहाँ पे हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए, मतलब हमने वर्क डन किया, तो वहां पे मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ओके। और चैप्टर 3 के अंदर चार्ज मोशन में आया, तो जैसे ही चार्ज भागा तो वहां पे हमें मिलता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव अस आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जैसे आइडिया हमें मिलता है तो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना है, जो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका मतलब ये कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, चार्ज मोशन में है तो वो करंट देगा। पर अगर करंट मिल रहा है, अगर करंट मिल रहा है तो वो हमें क्या दे सकता है, तो कि वो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दे सकता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देता है, तो उसका एक बेसिक सा पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। कहाँ और कैसे, ध्यान से सुनिएगा। वो आप पढ़ चुके हैं आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में, जहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही एक चैप्टर हुआ करता था, जहां पे आपने फ्लेमिंग के बारे में सुना था। शायद वहीं पे आपने ऑर्स्टेड के बारे में भी सुना था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना था। तो वहां से आपको याद हो तो वैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, और हमारी तरह उसके भी दो हाथ थे, तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल भी दिया है और फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल भी दिया है। वैसे अभी हमने मतलब 11th में भी आपने राइट हैंड स्क्रू रूल समझा होगा, याद हो तो। वैसे उसको स्क्रू रूल कहते हैं, या तो हमने ऐसे मजाक में कहा था राइट हैंड स्क्रू हो चाहे लेफ्ट हैंड स्क्रू हो, स्क्रू रूल तो स्क्रू जैसा ही होता है, पर उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, ओके। राइट हैंड टाइप का स्क्रू और लेफ्ट हैंड टाइप का स्क्रू भी हो सकता है, होता ही है, बट हम जनरली उसको कम यूज करते हैं। बट better we consider just as a screw rule, or we can say that right hand thumb rule। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो भी बहुत काम की चीज है यहाँ पे इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर को अगर समझना हो तो आपका चैप्टर 1 अच्छा हो, चैप्टर 2 अच्छा हो और चैप्टर 3 अच्छा हो, तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कूलम्स लॉ के बारे में, तो
कूलम्स लॉ को मैं कह सकता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दो चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स का इफेक्ट कम होता जाएगा। चार्ज डिस्टेंस ज्यादा है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा ही एक रिलेशन आता है। जो काम फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ करता है वैसा ही काम इस चैप्टर में बायो सावर्ट करता है। ओके, दैट वी कॉल्ड एज अ बायोट सावर्ट लॉ। वो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा नोट्स के थ्रू। प्लस आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 के अंदर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हम सिर्फ फ्लक्स कहते थे, पर अब थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, फाई ई कहना पड़ेगा, दैट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ताकि अब इस चैप्टर से हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स एज ए कॉन्सेप्ट तो कॉमन ही होता है, आई रिपीट, फ्लक्स एज ए कॉन्सेप्ट वो कॉमन ही होता है। अगर आपको फ्लक्स क्या है वो पता है, फ्लक्स क्या है वो पता है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो चाहे वो मैग्नेट का हो, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। इन सभी बातों का पता हो तो ही ये चैप्टर आपका आगे बढ़ सकता है। वैसे यहाँ पे नोट्स के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, इफ यू रिमेम्बर दैट। आगे मतलब पीछे भी कुछ चैप्टर्स जो थे हमने पढ़े हैं, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग। एक बार देखने जैसा क्वेश्चन होता है ये, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कोई ना कोई जगह पे शायद काम में आ सकता है। उस प्रोबेबिलिटी को, उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। जैसे दो चार्ज कोई एक पोजीशंस पे हो तो उसके हिसाब से उसका फोर्स आइडेंटिफाई हम कर सकते थे। चार्ज डबल, चार्ज हाफ, डिस्टेंस डबल, डिस्टेंस हाफ, उससे फोर्स मिलता था। चार्ज को कहीं से लेकर आते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता था। वर्क डन अपॉन चार्ज हम करते थे, उससे पोटेंशियल मिलता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। U इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, या तो बेटर टू से U इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। अब डाइपोल मोमेंट की बजाय हम थोड़े से स्पेसिफिक बनेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ताकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आएगा। पर वो अगर कॉन्सेप्ट पता है U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2, तो आप यहाँ पे सीधा स्विच कर सकते हैं सिर्फ सिंबल को चेंज करके। अगर मैं यहाँ पे इसी फर्स्ट लेक्चर में इसी मोमेंट पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लो कि P की जगह पे आप M ले लो और E की जगह पे B ले लो, तो आपको काफी सारे फॉर्मूला अभी इसी मोमेंट पे पता चल जाएंगे। जैसे कि पोटेंशियल फॉर्मूला की मैं बात करूं, माइनस पी डॉट ई, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं माइनस एम डॉट बी। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का। यू बी कह सकते हो, यू एम कह सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो के जो है यहाँ पे एक और चीज है जो के आप लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो यहाँ पे उसी के जैसे एक सिंबल आता है म्यू नॉट। ओके, जिसको कहेंगे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव दैट आइडिया कि अगर आपको आगे के चैप्टर्स 1 2 3 मजेदार है, क्लियर है, सब कुछ किया हुआ है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, अगर सिर्फ सिंबल्स को कैसे रिप्लेस करना है अगर वो आप समझ लो तो। मेथड वाइज भी देखा जाए तो आई थिंक इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेथड मतलब जो सिंबल्स है उसके यूजेस। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे है कि सीधे के सीधे ही कॉपी करके रखने हैं। जैसे टॉर्क का क्वेश्चन हो P क्रॉस E, तो सीधा यहाँ पे पता चल सकता है M क्रॉस B। कुछ नहीं करना है, जैसे का जैसा पहले चैप्टर का थ्योरी लर्न किया है एज इट इज इस चैप्टर में भी वही थ्योरी लर्न करना है। जहां दिखे P वहां कर दो M, जहां दिखे E वहां कर दो B। पर हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करते थे वहां मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। जहां टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते थे वहां लिखना पड़ेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, तो ये तो फंडा होना ही चाहिए। ओके, सिंपल सी बात होती है। ओके,
बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जनरली मैं तो प्रेफर करता हूँ, ताकि बेसिक लॉजिक मुझे ये समझाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो, पंजाबी सब्जी ऑर्डर करते हो, पनीर भुर्जी हो या पनीर बटर मसाला हो, we never order that two different सब्जी टुगेदर। पनीर भुर्जी पनीर बटर मसाला एक साथ नहीं खाते हैं, नहीं खाया जाता है, नहीं प्रेफर करते हैं। वैसे उसके पीछे कोई बड़ा हुआ लॉजिक नहीं है। ओके, लॉजिक इज वेरी सिंपल। दोनों का मेन ग्रेवी एक ही है। ओके, माइनर डिफरेंसेस है उसके मेकिंग में, माइनर डिफरेंस। और जो शेफ है उसको पता है, अपने को तो खिला दे तो ज़्यादा, अगर मुझे तो नहीं पता चलता है, ओके, शायद आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता होगा, ताकि अपने को तो सब्जी से मतलब है, भूख लगी है, जो मिला वो खा लिया। बट in a general case we not prefer that two सब्जी together, because एक बेसिक लॉजिक है दोनों का, ग्रेवी जो है, नॉट अबाउट द कलर, बट मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सेम है उसका। अगर ये टॉपिक, ये पॉइंट अगर आपने समझा, तो आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट का समझ में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक की बात करते थे तो टर्म इलेक्ट्रिक का यूज करते थे, यहाँ मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट का टर्म यूज करेंगे। द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ स्टेशनरी चार्ज, and origin of magnetic field from the name of this chapter, that is the electric current. But what is the origin of electric current? That is a motion of charges. तो उससे ये पता चलता है कि when charge is a stationary, it produces electric field. When charge in a motion, that produces a magnetic field. When charge in a motion, एक सेंस में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज मोमेंटली वो स्टेशनरी काउंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड तो दे ही रहा है। तो वहां से एक नया पॉइंट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और शायद आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है, शायद आपने सुना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर से हम उसको कंबाइंड करके लेकर जाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग टर्म नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। कनेक्ट करोगे तो मजा आएगा, कंफ्यूज करोगे तो आप ही खुद अंदर ही अंदर कंफ्यूज होते रहोगे। हाँ, जहाँ पे बताया जाए कि इसमें इस बात का ध्यान रखने का, तो रखने का। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी ऐसा कहा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली इस चैप्टर में हमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स जो है उसके साथ साथ अब हमें यहाँ पे पढ़ते जाना है। तो देखिए, ये जो नोट्स है उसमें जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिर्फ पढ़ने वाला टॉपिक है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होता है? तो कि वो होता है कि व्हेन एनी चार्ज इन अ मोशन दैट गिव्स अ करंट, एंड ड्यू टू करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल सकता है। वहां पे चार्ज मोशन में आएगा, सो देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज, और उस वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, चार्ज मोशन में है तो करंट है, तो करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो आज का जो सेशन है इट इज जस्ट मोर अबाउट, जस्ट उसको सुनना है कि भाई क्या क्या यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, आपको प्रीवियस चैप्टर और इस चैप्टर में क्या कनेक्शंस बनेगा। ओके, तो पहला ये जो पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो रीडिंग वाला पॉइंट है। देखो उसमें भी मैं बता दूं आपको कि हियर दैट वन दैट्स टू पॉइंट्स, a moving charge or a current set up a create or a magnetic field in the space surrounding। चार्ज मोशन में है या तो कहीं पे करंट है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वैसे आपको याद हो तो जैसे मैंने भी कहा कि राइट हैंड थंब रूल 10th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अगर याद हो तो। होल्ड अ वायर इन सच वे दैट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, थंब को मैंने ऐसे लगा दिया, एंड कर्ल योर फिंगर्स, तो जो मैंने फिंगर्स को कर्ल किया उसके हिसाब से मुझे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड ही होता है। अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में है तो थंब को मुझे ऐसे लगाना है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना। अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में है, थंब को ऐसे लगाया राइट हैंड का ही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना। तो ये सभी ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट है जो हमें याद होने चाहिए।
कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, या तो जो अभी हम बताते हैं वहां से आपको याद होना चाहिए। आपको राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, उसमें कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी होना चाहिए। और वो क्लैरिटी आपको उसके यूजेस के हिसाब से मिल सकता है। देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स कि जहाँ पे हम उसको बहुत क्लियरली, वैसे काफी बार ऐसा भी होता है कि आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो कुछ कुछ किस्सों में। हाँ, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, कोई कोई किस्सों में हमें रिजल्ट जो है वो एक जैसा मिलता है। सो दैट गिव्स अ आइडिया कि दोनों में से कोई भी आप उस जगह पे लगा सकते हैं, पर उसमें कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी होना चाहिए, तो आपको उसमें पढ़ने में ज्यादा मजा है वो आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, दैट इज अबाउट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। Describe that Oersted experiment leading to the discovery of magnetic effect of current. अब there are so many discoveries, okay, वो ऐसी है जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। वैसे हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, पर न्यूटन बैठा था, एप्पल गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। सच है या कहानी है, जो कुछ भी है, पर वो शायद उस दिन उसको लगा कि चलो आज आम के पेड़ के नीचे नहीं, पर एप्पल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब आम के पेड़ के नीचे बैठता है, एप्पल के पेड़ के नीचे क्या फर्क पड़ता है, पर वो उस पेड़ के नीचे बैठा। वहां पे क्यों बैठा नहीं पता है, क्या कर रहा था नहीं पता है, बस ऐसे बैठे बैठे शायद कुछ गाना सुन रहा होगा आईपोड पे, ओके, या तो कुछ लिख रहा होगा, और एप्पल गिरा और उसको स्ट्राइक हुआ। दैट्स कॉल्ड एज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। सो देयर आर सो मैनी डिस्कवरीज, ओके। वैसे केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि वो फाइंड कुछ और कर लेते हैं और मिल कुछ और जाता है, और वहीं से पता चलता है कि अरे वाह, ये भी तो काम का ये है। तो यहाँ पे भी कुछ हिसाब से ऐसा हुआ कि ऑस्टेड जो थे वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर अरेंजमेंट जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है वैसा कुछ हुआ। कि हुआ क्या, तो कि वहां पे एक वायर था, वायर के साथ बैटरी कनेक्टेड था, और एक्सीडेंटली वहां पे उस वायर के बाजू में एक मैग्नेटिक निडल पड़ा था। तो जैसे उस वायर में से करंट पास हुआ, ही जस्ट नोटिस्ड, उसने ऐसा नोटिस किया कि वहां पे मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया। तो एक्सीडेंटली पता चल गया उसको कि वायर रखा था, निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। तो क्या किया वहां पे, तो कि वहां पे एक और आइडिया लगाया कि बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया। जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, निडल ने भी अपना मूड बदला और उसने भी अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया। मतलब क्या, तो कि वहां से कंफर्म हुआ कि जैसे हम करंट पास करते हैं किसी वायर में से, तो वो वायर जो है वो डिफ्लेक्शन देता है, और वो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्शन देता है। तो वहां पे डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है वो होना चाहिए। अब यहाँ से ऐसा पता चला कि अगर वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, और उसने निडल को पुश किया होगा उस डायरेक्शन में। और यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे कोई वायर है उसके नीचे, अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट ही पढ़ने के लिए एक बार, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा या लर्न करने जैसा है, सो रिलैक्स, ओके। तो करना क्या है, तो क्या करना बहुत ही सिंपल सा है कि ये एक बार पढ़ना है, फर्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ना है, सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आप एक बार रीड कर लो, इट्स मोर देन इनफ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बेसिक फंडा क्या है, तो क्या बेसिक फंडा ये है कि जैसे ही आपने एक वायर लिया, वायर में से करंट पास किया और बाजू में उसके नीचे मैग्नेटिक निडल रखा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, उस करंट का इफेक्ट ने मैग्नेटिक फील्ड दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। तो वहां से ये आइडिया क्लियर हुआ, और वहां से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसको कहते हैं थंब रूल, ओके, वो थंब रूल है उसका एग्जिस्टेंस आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वो सर्कुलर पोर्शन में, सर्कुलर पाथ में कैसे आया, क्योंकि अगर करंट एक डायरेक्शन में जाएगा तो उसके हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड वो मिल सकता है। अब जैसे ये पता चला तो उसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट और ऐड हो गए। ये पूरा का पूरा उसका सिंपल सा एक आइडिया दिया हुआ है, देखिए क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट हुए। व्हेन द वायर इज हेड अबोव द नीडल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में गए, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक needle gets deflected
टुवर्ड्स द वेस्ट एज शोन द फिगर, मतलब ऊपर जो फिगर ड्रॉ किया उसका जस्ट एक्सप्लेनेशन है। उसको मैं जनरल टर्म में ऐसा समझाता हूँ कि वायर है, मैग्नेटिक निडल है, करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन देता है। अब वो ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, तो वो तो डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन कैसा है। करंट का डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी तो चेंज। और वही यहाँ पे बताया हुआ है सेकंड पॉइंट में, देखिए when the direction of current is reversed, so the flow of north to the south, the north pole of the magnetic needle gets deflected towards the east, तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट बेसिक फंडा क्या, तो क्या करंट पास करो मैग्नेटिक फील्ड देता है, यस। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, तो क्या यस। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी से नहीं पर रेफरेंस बुक से है, दैट वी कॉल एज एम्पियर स्विमिंग रूल। अब आप स्विमिंग तो आपको पता ही होगा, काफी लोग स्विमिंग करते हैं। अब यहाँ पे मुझे बैठे बैठे दिखाना है कि स्विमिंग कैसे होता है। ओके अगर मान लो हम कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसके हाथों की पोजीशन कैसे होती है और उसके हिसाब से उसका जो फेस है वो कैसे टर्न होता रहता है। अगर मान लो कोई ऐसे स्विमिंग कर रहा है तो ये राइट हैंड आगे आता है तो ये फेस इस डायरेक्शन में जाता है। घर पे बैठे बैठे या खड़े खड़े ट्राई करिए, अगर स्विमिंग हो रहा है तो उसका मोशन किस तरह से है। अगर हाथ ऐसे जाएगा तो अपने आप ये फेस इधर ही जाएगा। और ट्राई करो कि ऐसे हाथ रखो और बाद में ऐसे स्विमिंग करो तो स्विमिंग होगा नहीं। ओके ट्राई करके देखने का। ओके खड़े खड़े ही सही, वीडियो को पॉज करके ही सही, इमेजिन करेंगे तो पता चल जाएगा कि जैसे ही सिर ऐसे घूम रहा है तो यही हाथ ऐसे आता है, एक हाथ आगे आता है तो दूसरा हाथ डेफिनेटली पीछे जाता है। जैसे ये हाथ आगे आएगा तो ये सिर इस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर प्रैक्टिकली किया होगा तो यू ऑल्सो एग्री विद दैट। तो उसका यहाँ से क्या रिलेशन है वो एम्पियर ने बताया था अबाउट द एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या कहता है, imagine a man swimming along the wire in the direction of flow of the current with his face always turned towards the magnetic needle. Then the north pole of the needle will get deflected towards his left hand as shown in figure. पर वो as shown in figure जो है वो फिगर मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, बिकॉज आई इंसिस्ट कि आप लोग उसको इमेजिन करो, बिकॉज वैसे भी ये एक्स्ट्रा ही है। तो इमेजिन करो, स्टेटमेंट को रिपीट करो, तो उसके साथ उसको कनेक्ट करने का ट्राई करो ताकि हाथ ऐसे आए या तो हाथ ऐसे आए। ओके जैसे जिस डायरेक्शन में उसका हाथ जाता है उसके हिसाब से उसका फेस जो है वो टर्न होता रहता है। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, ये वाला करंट ऐसा समझो कि करंट इस डायरेक्शन में जाता था, और अगर ये हाथ पीछे गया मतलब करंट कहाँ गया, पीछे के डायरेक्शन में गया ऐसा समझो। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जाता है तो फेस किस साइड टर्न होता है, इमेजिन करो, आपको उसका आंसर वो मिलेगा और ये आंसर आपको खुद को ही निकालना है। ठीक है, द डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड स्नो। ओके उसका क्या आइडिया है, इट इंडिकेट्स इफ द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, SN, दैट इज SN, दैट्स साउथ टू नॉर्थ, and the wires is head over the needle. This is important, this is applicable over the needle। अगर अंडर होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो over the needle the north pole is deflected towards the west, यानी S for south to north, O for over and W for west side। फिर से पॉज करिए, इमेजिन करिए, अपना दिमाग लगाइए और उसको समझने का ट्राई करिए। ओके थोड़ा सा जितना ज्यादा ट्राई करेंगे खुद समझने का आपको और मजा आएगा। ओके वैसे आप रिवाइंड करना चाहो, मतलब वीडियो थोड़ा रिवाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो अब ये आता है थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ से हल्का सा अंडरस्टैंडिंग में ऐड करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत हम लिखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे हाउ इट वर्क्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो सावर्ट्स लॉ। मैंने कहा था थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बायो सावर्ट्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस लॉ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसको कहा जाता है बायो सावर लॉ। दोनों के टी साइलेंट है, वैसे बायोट सावर्ट कहो, अब दोनों तो बेचारे रहे नहीं, उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बायोट सावर्ट ऐसा कहो तो, बायो सावर कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमने जहां से सुना उसने बायो सावर कहा तो हमने भी आपको बायो सावर कहा। ओके अगर मान लो कोई नहीं कहता तो अपने को थोड़ी ना ये दोनों कहने आते थे कि भाई मेरे नाम में जो टी है वो साइलेंट है, मत बोला कर। ओके
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जो शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ओके, ड्यूअल नेचर, दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कभी कभार पढ़ा तो दी ब्रोगली बोला, कभी किसी ने कहा एल साइलेंट है। दी ब्रोगली तो खुद कहने नहीं आए थे ना कि कौन साइलेंट है और कौन साउंड है। और वैसे भी साइलेंट साउंड तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। वैसे मैं तो लॉजिक हर एक में ढूंढ लेता हूँ, पर वो लैंग्वेज है और उसमें लैंग्वेज में तो कोई लॉजिक होता नहीं है। ओके, बट दी ब्रोगली कहो या दी ब्रोगाई कहो, उस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप लिखते हो तो दी ब्रोगली का वही स्पेलिंग लिखना है। ओके, हाँ, बोलने से वैसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जहाँ पे हमने सुना दी ब्रोगली तो हमने भी कहा दी ब्रोगली। कहीं किसी ने सुना कि नहीं एल साइलेंट है भाई, तो ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स, दी ब्रोगाई बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बट फंडा जो है वो तो सेम का सेम रहना चाहिए। अपने को साइलेंट कौन साउंड कौन वो पता नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो साउंड होना चाहिए। तो फिजिक्स जो है वो अच्छा रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ जो है उसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसके लिए क्या क्या समझना है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट्स लॉ। It is quite similar to the Coulomb's law. Coulomb's law is also considered as the inverse square law. तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा वायर, छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उसको करंट एलिमेंट को मैंने DL कहा, स्मॉल लेंथ, दैट इज कॉल्ड DL। यहां से मैंने कोई एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहा, विच इज एट द डिस्टेंस R। तो अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट अच्छी तरह से सुनिएगा। अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने महाभारत तो देखा होगा। महाभारत बीच में कहां से आ गया, सुनिए ध्यान से। ओके, महाभारत देखा होगा तो आपने ऐसे एरोज जो है वो देखे होंगे। वैसे वो अमरिंदर और महेंद्र भी यूज करते थे, बाहुबली। ओके, तो अगर आपने देखा हो तो ये एरो है, ठीक है, ये एरो का ग्रिप है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये एरो ऐसे आया, आपकी ओर आया, इट इज कंसिडर एज ए कमिंग टुवर्ड्स। तो जैसे एरो आपकी ओर आ रहा है तो आपको क्या दिखता है, कि आपको उसका पॉइंट दिखता है। अब ऐसा समझिए कि आपकी जो स्क्रीन है वहां पे एक साथ ऐसे 10 एरो आए, तो आपको उस एरो का टिप जो है ना वो दिखता है। तो अगर मैंने कहीं पे ऐसा शो किया, डॉट 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 डॉट, तो ये क्या कहता है, तो कि ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड, better to say magnetic field lines coming outside, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में से बाहर आ रही है। आपके केस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ओर आ रही है, तो आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। अब मान लो गोइंग इन, जैसे कमिंग आउट, दैट्स अ डॉट। ओके, अब मान लो गोइंग इन। अब गोइंग इन मतलब क्या, तो कि जो एरो थे वो हमने सभी शूट कर दिए। तो अगर मैं पीछे से देखूंगा तो पीछे से क्या देखेगा, जैसे ये जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ आया, बाहर आया। जैसे बाहर आया, कमिंग आउट, तो मुझे डॉट दिख रहा है। गोइंग इन, तो अगर मान लो मैं ये अंदर घुसा दूं तो मुझे पीछे से क्या दिखेगा, तो क्या पीछे से वो जो ये एरो है ना उसका ग्रिप दिखेगा। तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड शो करना हो तो ये यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है डॉट्स वाला। वैसे बता दूं, इसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ बताया है कॉन्सेप्ट डॉट एंड क्रॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया बहुत ही सिंपल सा लगाना है आपको, डॉट की बजाय क्रॉस, तो क्रॉस को समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉट दैट इज कंसिडर एज ए, जैसे हमने डॉट्स देखे, डॉट यानी वो पॉइंटर देखा, तो पॉइंट हमारी ओर आया। क्रॉसेस दैट इज कंसिडर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो देखो
अब करंट कैरिंग वायर है, वहां पे अगर मैं उसी डायरेक्शन में मेरा थंब लगाता तो फिंगर जो है वो कहाँ जाती, अंदर की ओर जाती। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा क्रॉस जो है वो दिखाना चाहिए जो इंडिकेट करता है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स उसको कनेक्ट करिएगा। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और अब से पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, पर ध्यान रखेंगे तो और पैरेलल हमारे साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ओके। बहुत छोटा छोटा बहुत सिंपल सिंपल सा पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सो रिलैक्स। यहाँ से ये करंट एलिमेंट जो है वो आपको एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लेंथ एलिमेंट एज वेल एज थीटा। किसके साथ थीटा बनाया, तो ये जो करंट एलिमेंट था उसने जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पोजीशन वेक्टर आर के साथ जो थीटा बनाया उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड dB where small b means d is for a small part and b for a magnetic field, तो dB इज इक्वल टू मुझे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा और ये आ जाता है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ आल्सो कंसीडर एज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली आप इसको नोटबुक में लिखो और बाद में मुझे सबमिट करो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक बार समझ में आना चाहिए कि डॉट्स मींस मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड, क्रॉसेस मींस मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। एरो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर बायो-सावर्ट लॉ कौन किसके रिलेशन में है, कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है वो पता होना चाहिए। एंड नाउ जो के आपने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था उस के का क्या रिलेशन था, तो उस के का रिलेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ई आता है, एप्सिलॉन नॉट में भी ई जैसा ही आ रहा है। तो जो के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते थे उसी के को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में यूज करूं तो यहाँ पे 4 पाई तो नीचे आएगा ही आएगा, पर यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट लेना है वो m जैसा दिखता है, लाइक दिस, थोड़ा सा m जैसा। इसको कहते हैं म्यू नॉट, और म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। कौन सा टी, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। सो इट समथिंग साउंड्स लाइक मैग्नेटिक m जैसा लग रहा है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ओके, और ये जो है वो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बी है इट इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे इसको वेक्टर दिखाना हो तो इसमें एक स्टेप मुझे ऐड करना पड़ता है, और वो स्टेप क्या है, क्योंकि वो स्टेप बहुत ही सिंपल सा है। मेरे पास dB है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये वेक्टर लगा दूं तो मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। तो म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर आर जैसे लगाया तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो ये जो है उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं सो दैट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड कि यूनिट वेक्टर है उसको अगर मैं डिनोट करता हूं कुछ इस तरह से, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से, तो काम आसान है। साइन थीटा निकल गया, क्रॉस भी इंट्रोड्यूस कर दिया और वेक्टर का भी मतलब चेंज नहीं हुआ। ओके, तो अब ये कैसे बनता है, तो मुझे इसको थोड़ा और रिराइट अच्छी तरह से करना पड़ता है। म्यू 0 आइडियल, इसके ऊपर भी वेक्टर साइन अब बना देते हैं, आइडियल क्रॉस आर अपॉन हो जाता है आर क्यूब
और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इंटीग्रेशन का साइन तो ये बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू 0.4 पाई इंटीग्रेशन आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्रॉस हटा दो, साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा आर बन जाएगा, एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वो अपन को मिल भी जाएगा। यहाँ पे यूनिट जो है, ओके, इसमें कुछ पॉइंट शायद समझ में आएंगे, थोड़े बाउंस जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो हम यूनिट बनाएंगे उसमें एक दो पॉइंट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम उसको कहेंगे टेस्ला। पर टेस्ला का इक्विवेलेंट क्या है वो बताना अभी के लिए मुश्किल है, ताकि हमें टेस्ला एग्जैक्टली मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली कैसे आता है वो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन से नहीं पता चलता है, आगे से क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, वैसे बहुत ही सिंपल सा है, पर वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और उसी में से मैं अगर म्यू 0 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बता दूं, तो जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे बता जाता है म्यू 0/4 पाई का खुद का वैल्यू बनता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये यूनिट बनता है म्यू नॉट का। पर अभी टेस्ला क्या है वो नहीं पता है, तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी अभी हम नहीं निकालते हैं, पर वो जरूरी है, काम का भी है। जैसे एप्सिलॉन नॉट काम का है वैसे ही ये काम का है। तो म्यू 0 का अपना वैल्यू बन जाता है 4 पाई, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर से। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा, ये टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर कैसे आया, बहुत कॉमन सी बात है। देखिए यहाँ पे मैं म्यू 0 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बता दूं, तो आई करंट यानी एम्पियर, डीएल यानी लेंथ यानी इसका मीटर, नीचे ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर बचा, उस मीटर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं यानी टेस्ला के साथ, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ तक रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बताया, आगे का थोड़ा थ्योरी बताया, करंट एलिमेंट बताया, थीटा एंगल बताया, दैट्स अ स्मॉल डीबी यानी स्मॉल एलिमेंट से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट एलिमेंट, साइन थीटा, मैंने उस सबको कंबाइन किया, आइडियल साइन थीटा बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये बन गया डीबी के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट ये हो गया म्यू 0 का वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। आई इंसिस्ट कि आप ये जो स्पेशल केस वाला पॉइंट है वहां तक ही आप फिर से धीरे 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 स्क्रीन के अंदर, मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप अभी के लिए क्या काम करिएगा, थोड़ा पॉज करते करते इसी में से आप लिखिएगा, ठीक है। यही एक क्वेश्चन लिखना है और एक ही क्वेश्चन आपको सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। और हाँ ये बता दो, ऐसा यूनिट जो है वहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी इतना रखते हैं। ओके चलो, तो पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं है ज़्यादा, बट होमवर्क है वो सबमिट करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय।